मैं बिल्कुल ऐसे एसी वाले रूम में बैठा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ मुझे जो आ रही है, लेकिन मेरे 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 से ठीक नहीं, लेकिन हमारी जो जनता है उससे पूछना पड़ेगा। भाई आवाज़ का बताइए, स्वामी साहब की आवाज़ क्लियर है, ऊंची है, आपको सुनाई दिया जा रहा है कि नहीं? हमारे स्वामी जी की आवाज़ आप तक ठीक आ रही है कि नहीं? भाई कोई हेलो है कर दे, ताकि जो है आ रही है लेकिन कम है। अब देखिएगा, अब सही आ रही है क्योंकि मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ लैपटॉप में। ठीक है, मेरा ख्याल है हेडफोन का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए। स्वामी जी की आवाज़ को सुनने के लिए आप थोड़ा से वॉल्यूम को हाई कर लीजिए, तो आवाज़ क्लियर आ जाएगी। चलिए मैंने कोशिश तो कर ली है। हाँ चले, बिस्मिल्लाह जी। अली भाई हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं, और मैं स्वामी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि जैसा कि प्रोग्राम आप एग्नोस्टिज्म पे है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना तारफ़ एग्नोस्टिज्म के बारे में हमारी जनता को बताएं, ताकि वो इस एग्नोस्टिज्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं कि ये जो आप मानते हैं जो है वो क्या है। तो फिर इंशाल्लाह जो है अली भाई से भी पूछेंगे, और लिंक जो है वो फिर पब्लिक भी करना है हमने। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जिस तरह लास्ट टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे और उम्दा वे में जो है हमारी पब्लिक आई थी और उन्होंने सवाल जवाब किए थे, तो आज भी इंशाल्लाह जो है वो ऐसा ही होगा। पब्लिक जो है वो जो हम उनको इनवाइट करेंगे, और आके जो है ना अपना जो हिस्सा है वो डालिए, कहाँ पे आपको लॉजिक लग रही है, कहाँ पे आपको, लेकिन प्यारे प्यारे वे में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने इधर आके कोई हंगामा करना है। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, हर बंदे को राइट है। लेकिन ये है कि कोई क्रिटिसाइज, कोई इस तरह की कोई बात ना करे जिससे दिल दुखे। तो जी एग्नोस्टिक साहब। देखिए आपने बोला कि मेरे बिलीव क्या हैं। पहली बात तो ये है कि एग्नोस्टिसिज्म एक बिलीव का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बिलीव करता तो रिलीजियस होता या फिर मैं एथीस्ट होता। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरे देखे जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में कहीं ना कहीं आवाज़ ठीक आ रही है थोड़ी सी? लेकिन थोड़ी सी बीच में ना ऐसे है शोर शराबा। शोर शराबा वाली जगह पे मैं हूँ नहीं, मैं अपने रूम में हूँ, बिल्कुल साइलेंस है यहाँ पर। ठहर तो जा, शायद मैं म्यूट करके देखता हूँ, शायद मेरे माइक से तो नहीं आ रही। आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं उससे हैं स्पीकर से, लेकिन लैपटॉप आवाज़ कैच कर रहा होता है, तो उसकी सेटिंग को थोड़ा सेट करना पड़ता है, वो मैंने कर दी है। बैकग्राउंड से बाजी आ रही है बैकग्राउंड में। अब देखिए आवाज़ तेज हुई पहले से। अब बेहतर, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आवाज़ भी थोड़ी सी ऊंची हुई है आपकी। आवाज़ ऊंची हुई है तो फिर मेरा लैपटॉप ही पकड़ रहा है मेरी आवाज़। पहले पहले जब आते थे उस वक्त आवाज़ आपकी बहुत क्लियर थी, लेकिन बेहतर है, वो कहते हैं जी बेहतर है, ठीक है, बेहतर है भाई। आवाज़ जब समझ आ रही है तो ठीक है। अब लड़ तो नहीं सकते लैपटॉप के साथ कि आवाज़ चंगी काट। नहीं चल रहा है, वॉल्यूम भी सारा सेट कर दिया है। एक मिनट में एक सेटिंग में देखता हूँ छोटी सी। हाँ थोड़ी सी सेटिंग कर ली, क्योंकि आप जब आवाज़ अब क्लियर हो देखिए, तो। अब देखिएगा। हाँ, अब नहीं, पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ स्टिल जो है वो है, लेकिन आवाज़ अब आपकी थोड़ी सी ऊंची हुई है। अच्छा, बैकग्राउंड में तो कहीं नहीं हो सकता क्योंकि मैं कहीं बैठा इस जगह पे हूँ। कोई किल चलिए बहरहाल मैं लगाया अपनी, कोई? एक मिनट ठहरिए, आपने कोई हैंड्स फ्री लगाई हुई है? नहीं मैं लैपटॉप पे अपना हेडसेट से बात कर रहा हूँ, और ए, इसी से मैंने ए, पहले भी बात की थी। उसकी वो पिन वाला है या कि यूएसबी वाली जैक है जो आपने यूएसबी लैपटॉप के यूएसबी साथ? जैक वाला है। निकाल के ज़रा फिर डालिए। ओके, देखिए अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या अभी? हाँ अब बेहतर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सिस्टम है वो जो जिसमें यूएसबी है शायद उसमें। अगर अगर आप इसको हटा के, अब चीको, अब चीको आ रही है। अभी तो आ रही है। अब देखिएगा।
हाँ अब ठीक है, अब ठीक आ गई? बेहतर है, बेहतर है जी जी, बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो मैं जो कह रहा था वो ये था कि मैं अब एक बिलीफ सिस्टम से बाहर हूँ, और मेरे देखे जितने भी रिलीजन हैं, देखिए इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि सब जो रिलीजन है वो बाद में लोगों द्वारा बनाए हुए हैं। उस पर्टिकुलर आदमी ने वो रिलीजन के कुछ नियम या गाइडलाइंस नहीं बनाई हैं जिसके नाम से वो शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बाद के, जो मैंने शायद पहले भी कहा था, कि जो बाद में बिल्ले वाले लोग होते हैं वो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो जो असली एक्सपीरियंस है वो कहीं हम तक नहीं पहुंच पाता, और सोशल स्ट्रक्चर के नाम पर हमारे को नैतिकता दे दी जाती है। जो रिलीजियस कानून होते हैं वही धर्म बन जाता है। जी अली भैया, स्वामी साहब ने अपनी जो है वो रख दी है प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल उम्मीद जी, है ये कि स्वामी जी की राय है जिससे मैं पहले भी डिसएग्री एहतराम के साथ करता हूँ और अब भी डिसएग्री करता हूँ। लेकिन ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एग्नोस्टिक किस सेंस में है। ये तो एक फिर इन्होंने जो है ना अपनी ओपिनियन दे दी। ये एग्नोस्टिक वाली बात नहीं इन्होंने की। एग्नोस्टिक तो है कि पोजीशन क्लियर नहीं करता। इन्होंने ये पोजीशन अपनी क्लियर कर दी और बता दिया कि इन्हें ऐसा लगता है कि स्वामी जी 1 मिनट दे दें ताकि आप मेरी बात को समझ लें कि आपको ये लगता है कि बात कहीं से शुरू हुई और उसके बाद लोगों ने अपने द्वारा कुछ कवानीन बना लिए। ठीक है, अगर आपकी इस बात को मान भी लिया जाए तो टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि आप दरअसल एग्नोस्टिक किस सेंस में हैं। आपकी एग्नोस्टिसिज्म क्या है? क्या आप खुदा के बारे में एग्नोस्टिक हैं? क्या आप ये समझते हैं कि खुदा है या नहीं आपको पता नहीं है, या क्या असल में आपकी एग्नोस्टिसिज्म क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। बिलफर्ज आपकी बात मान भी ली जाए, कोई डिवाइन सिस्टम ना भी हो, तो भी इंसानों को रूल्स एंड रेगुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास क्या सिस्टम है? देखिए, ये बात हमारी शायद पिछली बार भी हुई थी कि जो भी मॉरल सोसाइटी के हैं वही मेरा सिस्टम है। और जहाँ तक आप मेरा पर्सनल पूछते हैं, मैं एग्नोस्टिक इस मायने में हूँ कि मुझे नहीं पता कि ऊपर कोई ऐसा है या नहीं है जिसके नाम पर सभी धर्मों को बनाया गया है। अच्छा, आप ये नहीं जानते हैं कि है या नहीं है, आप इनकार नहीं करते हैं मैं इनकार नहीं करता, और इकरार भी नहीं करते हैं। कोई आप एतराज कंफ्यूज नहीं। हैं, आप कंफ्यूज हैं इस बारे में। नहीं, मैं और कंफ्यूज आप नहीं, मैं श्योर हूँ कि मुझे नहीं पता। ठीक हो गया। और आप ये कहते हैं कि बाकी जो मामलात हैं वो सोसाइटी खुद तय कर लेगी, ऐसे ही है ना? जी 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 जी। अच्छा, इसमें फिर आपको क्या एतराज़ हो सकता है कि अगर एक सोसाइटी डिविनिटी क्लेम करती है और वो कहती है कि हमारे पास एक डिवाइन मैसेज है और हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे जो हमारे पास डिविनिटी की सूरत में मौजूद है, और वहाँ पर उनकी मेजोरिटी भी है, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होगा फिर? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुझ पे अगर थोपेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। थोपता तो कोई भी नहीं है ना। देखें, अब ये है कि बाज़ चीज़ें जो हैं इसको आप इस लिहाज से थोपना कह भी सकते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी के अंदर जो थोपी ही जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब ये ट्रैफिक सिग्नल की एक बड़ी गोल्डन मिसाल है हमारे पास, आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो क्या आप इसको थोपना समझते हैं? नहीं। हाँ, तो इसी तरह हर सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं एक ख़ास हद के अंदर, लिमिट के अंदर मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इस्लामिक गवर्नमेंट की बात करें, इस्लामिक स्टेट की बात करें, तो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। उसके अंदर आपके ऊपर कोई थोपी नहीं जाएगी चीज़। हाँ, जो चीज़ सबको फॉलो करनी है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की मिसाल दी, वो फिर आपको भी करनी पड़ेगी। इसको थोपना नहीं कहा आपने जा सकता। आपने इस्लामिक स्टेट की बात की है। अभी मेरे ख्याल से 57 कंट्रीज हैं उस देश में जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित किया है, राइट? ठीक है। उनमें से कितने हैं जिन्होंने एक्चुअल में वो इस्लामिक लॉ भी नाफिज किया है पूरी तरह से? हम ये समझते हैं कि ये जो 57 स्टेट्स हैं ये इस्लामिक स्टेट्स नहीं है, अलबत्ता मुसलमान अक्सरियत वाली मुस्लिम स्टेट्स ज़रूर हैं। तो फिर ये अपने आप को इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक देश क्यों घोषित करते हैं अगर वो शरिया लॉ नहीं पूरी तरह से एप्लीकेबल कर रहे हैं अपनी जनता के ऊपर? असल में ये एक पॉलिटिकल बहस होगी हमारे दरमियान, जिसका आज के टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा।
इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा कि ठीक क्या है। वजूहात हैं। अलबत्ता इसके पीछे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो तारीखी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया को देख लें, यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में होते हुए भी मनुस्मृति लाने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने आज भी ऐलान किए संविधान के खिलाफ, उसके बावजूद नाफिज नहीं कर पाए। रीज़न क्या है मैं आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में बता देता हूँ। वही सिचुएशन समझे मुसलमानों के साथ है। मसला ये कि जब ये देश और ये सारी चीज़ें औरों के हाथों में रहीं, गैरों के हाथों में रहीं, उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐसे सिस्टम और ऐसे पंजे गाड़े कि उनके यहाँ से निकल जाने के बाद भी इतने मसाइल हैं। ना तो मुसलमान इस मामले में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सके कि वो इस्लामिक सिस्टम को ले आए, और ना ही हिंदू कामयाब हो सके कि वो हिंदुइज्म को ले आए, ना ही क्रिश्चियन कामयाब हो सके कि वो क्रिश्चियनिटी को ले आए, और मजे की बात है ना ही ज्यूज ये कर सके कि वो ज्यूइज्म को ले आए। एक खिचड़ी ही ऐसी बन गई, एक मसला, एक समस्या ही ऐसी बन गई। इसलिए अगर आप कहते हैं कि जी मुस्लिम स्टेट्स में से ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये बात डिबेटेबल है कि हम देखें कि सिस्टम मौजूद है। ज्यूइज्म एक सिस्टम है, हिंदुइज्म एक सिस्टम है, इस्लाम एक सिस्टम है, और क्रिश्चियनिटी एक सिस्टम है। एज अ सिस्टम इन चीज़ों को देख के हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना कि भाई इनमें से बेहतर क्या है। लेकिन हम दूसरों को अपनी दृष्टि से अगर तोलना शुरू कर देंगे कि मेरे हिसाब से वो गलत है इसलिए गलत ही है, नहीं, ये तो ऐसे नहीं सही होगा ना। एक कॉमन स्टैंडर्ड है स्वामी जी, एक कॉमन स्टैंडर्ड है जो आप में और हम में कॉमन है, वो है अकल। और मैं हूँ, आप हैं, जुल्फ़िकार अशरफ साहब हैं, कोई क्रिश्चियन भाई है, कोई हिंदू भाई है, तो सब कम अज़ कम ये चाहते हैं कि सोसाइटी का भला और फ़ायदा होना चाहिए। ये है या नहीं है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ईश्वर के होने की नहीं होने की, ये सारे रूल्स जो हमारी स्टेप किताबों 2 पे में चलते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं ना। स्टेप 1 आप एग्री करते हैं कि हाँ, हम ये चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर गुनाह नहीं होने चाहिए, सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं, बेशर्मी, ये बेहयाई, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं हिंदू भी ये बेशर्मी और बेहयाई वाले पे आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात पे। वो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो जैसा जीना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर वो कवानीन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को भी उसी इंची टेप से नापने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे विरोध में आ जाएंगे, जैसे कि कई देशों में हुआ भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ देशों में बाज़ चीज़ें ज़बरदस्ती बैन की गई। अगर आप ये कहें कि अगर देशों के हिसाब से भी देखा जाए, देखिए फ्रांस में हिजाब के ऊपर अगर ये मर्जी की बात थी, ये ड्रेस कोड है, तो क्यों पाबंदी लगाई? इंडिया के अंदर ये बातें क्यों हुई? पिछले दिनों में वो नितेश, क्या नाम था उस बदबख्त का, उसने हिजाब को क्यों नोचा? तो ये सारी चीज़ें फिर हमारे सामने आती हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये इंडिविजुअल मामला है और इसमें सबको आज़ादी होनी चाहिए, तो फिर ये आज़ादी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं तब आप क्यों नहीं बोले एग्नोस्टिक स्वामी जी। मैं तो नहीं, आपसे जब सहमत तक मैं जब तक आपसे मेरी सहमत आपसे मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिए। मैं आपसे सहमत करता हूँ, अगर आप नंगे रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आपका निजी मामला है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको सिविल लोग जो हैं और जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो आपको अपनी महफिल में नहीं बुलाएंगे, इस वजह से क्योंकि आप नंगे रहते हैं। हाँ, आप अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, आपको अगर अधिकार है, आप रहें भाई, जैसे मर्जी रहें। और मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसके अंदर शर्म और लज्जा नाम की चीज़ होनी चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये जानवरों में और इंसानों में फ़र्क करती है। इसका जिसके पैमाना अंदर क्या है? अगर आप मेरी बात कंप्लीट नहीं सुनेंगे ना, तो फिर आप समझेंगे नहीं मैं दरअसल कहना क्या ठीक चाह है, रहा हूँ। अगर आप ठीक है। चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी बात रोक देता हूँ, कोई बात नहीं, आप नहीं, बात नहीं, रख नहीं, लें। आप बिल्कुल पॉज़ करते हैं तो मुझे लगता है आप रुक गए हैं। नहीं, 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 मैं अपनी बात को एक हिस्से में तकसीम करके दूसरी चीज़ उसके साथ लिंक करने के लिए अगर एक आध सेकंड का पास आता है तो इसलिए। जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, देखा ना मेरे ज़हन से निकल गया। खैर, मैं दोबारा से इसको शुरू करता हूँ। मसला ये है कि अगर कोई नंगा भी रहना चाहता है, जैसे कि आप कह रहे हैं, हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं ज़ाती तौर पर, आपको अच्छा लगे ना लगे, देखें आपने कहा कि हर बंदे का एक सोच है। मेरे नज़दीक शर्म एक बड़ी इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है, फैमिली सिस्टम के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। औरतों के अंदर हया हो, मर्दों के अंदर हया हो, औलाद के अंदर हया हो, फैमिली ख़ानदानी सिस्टम के अंदर लिहाज और शर्म व हया हो,
मेरे नज़दीक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा दी जाए, और हम शिक्षा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी के मोतबर जो हज़रात हैं वो हमारा साथ देते हैं इस मामले में, और बच्चों की इस तरह से तरबियत करते हैं। हम इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं जिस तरह से आपने कहा कि भाई इजाज़त होनी चाहिए, ये तो ज़ाती आज़ादी है। बिल्कुल, ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर कोई लड़की या लड़का बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहीं पर भी रहें तो उनको रहने का अधिकार होना चाहिए। आप तो इस बात को सपोर्ट करते हैं, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता। मैं बल्कि इस चीज़ को समझता हूँ कि ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने वाली बात है। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे और उन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये ज़ाती चॉइस है, बल्कि उन्हें बताएंगे कि ये वो आग है जो ख़ानदानों को खा लेती है, जो मियाँ और बीवी के दरमियान, माँ और बाप के दरमियान तमीज़ को भी ख़त्म कर सकती है। तो इन चीज़ों को हमें काबू करना है ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकें। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ, जबकि आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको इंडिविजुअल छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आप उन्हें ये शिक्षा देंगे कि भाई ये देखें, सोसाइटी ने ये तय किया है कि आप बालिग होने के बाद कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में 2 मर्दों के पास जाएं या 20 के पास या 50 के बाद, और उसके बाद अगले दिन आप बिल्कुल 50 नए भी ढूंढ सकते हैं। बस ये कि आपने कॉन्सेंट बना लेनी है आपस में। आप इस चीज़ को तबलीग करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको चाहिए। जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मेरा बेटा है, उसकी शादी हो गई है और वो बहू घर ले आया है। अगर मैं ये कहूँ कि बहू, अगर तू सिर पे घूंघट नहीं रख रही है और तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि तू जाके 10 बंदों के साथ सो जा, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे, लेकिन आपने जो पहले अर्ज की ना, सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। अगर मैं उसको इस चीज़ से तोलता हूँ कि वो सिर पे घूंघट नहीं रख रही, इसीलिए वो एक कैरेक्टरलेस बहू है, तो क्या मेरा कहना गलत नहीं है? मैं किस पैरामीटर से उसे बेशर्म की उपाधि दूंगा? कहीं ना कहीं तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि वो किस हद तक जा रही है, या मुझे उसे कितनी छूट है। हमने तो कैरेक्टरलेस की बात ही नहीं की थी स्वामी जी। आपने कहा था इसको निजी मामला पे छोड़ देना चाहिए। डिस्कशन में मजा आ रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो कपड़े नहीं पहना रहे जो हमारे को हमारे दीन के हिसाब से या हमारे धर्म के हिसाब से बताया है, इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टरलेस हो गए। वो 2 से करे, 4 से करे, 6 से करे, हम कहाँ एक अति से दूसरे अति पे ले जा रहे हैं? नहीं, कतन मेरा ये मतलब नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर मैं ये बात नहीं कह रहा। मैंने अर्ज की, देखें 2 चीजें थी, एक आपने रखी, एक मैंने रखी। मैंने तो क्लियर कट आपको बता दिया कि भाई मैं तो ये करूंगा और ये इसको मैं अपना अधिकार समझता हूं अपने बच्चों पे। मैंने धूप सही, मैंने सर्दी सही, मैंने खून पसीना एक किया, मैंने अपनी औलाद को पाला सेंचा। मैं जानवर नहीं हूं कि अपने बच्चों को छोड़ दूं। मैं अपने बच्चे के अच्छे और बुरे के लिए उसका साथ दूंगा। बच्चा नहीं जानता है, बच्चा नहीं जानता अच्छा क्या बुरा क्या है। बच्चा नहीं जानता कि अगर कहीं पर कोई चीज पड़ी है वो उठा के ले आए तो उसको चोरी कहा जाता है। बच्चा नहीं जानता है। तो ये शिक्षा उसको मैं दूंगा, क्योंकि मैं जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तो मैं उसको बताऊंगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप कह रहे थे कि आप आजाद छोड़ेंगे। आपने अब बहू के ऊपर लाके और सिर्फ ये कि घूंघट नहीं निकाल रही है तो आप ऐसा कह देंगे, तो आपने बिल्कुल गलत बात कही। जबकि उसके जवाब में आपकी सोसाइटी ने तय कर लिया है। आप तो कहते हैं आप सोसाइटी के नियम को फॉलो करेंगे, और आप ये कहते हैं पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब जब आपकी बेटी पर, आपकी बहू पर, आपके बेटे पर, आपकी बेटी पोती पोतियों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप उनको शिक्षा नहीं देंगे कि भाई जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। आप उसको ले आए जी, उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है। उसका कोई मतलब नहीं है। उसका जस्ट ये मतलब है कि क्या वो इस लॉ के मुताबिक जो सोसाइटी आपकी ने तय किया है वो एक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि हम किस एज के बच्चों को बच्चा मानते हैं और किसके बाद हम ये मानते हैं कि वो खुद मुख्तियार हो सकते हैं? जी, हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है एज का तयन जो है हम एक एज फिक्स कर लें, जो कि गलत होगा। बाज लोग मेच्योर होने में हो सकता है कोई 8 साल में, कोई 10 साल में मेच्योर हो जाए, बालिग भी हो जाए, और मुमकिन है कि कोई 30 साल की उम्र में भी मेच्योर ना हो। इसलिए तो हमारे पास करेंगे कब समझाना छोड़ देना हमने, तब वो भी अपने स्थिति में आ जाए। स्वामी जी मुझे जवाब तो दे लेने देना। जी 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 जी। हाँ, आपकी गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया 16 साल या 18 साल,
हम इस स्टैंडर्ड को ठीक ही नहीं मानते। और इसलिए ठीक नहीं मानते हैं कि 18 साल होने का मतलब ये नहीं है कि मैच्योर हो गया है, लाजमी नहीं है। यह लाजमी नहीं है, हो सकता है कि 25 साल की उम्र में भी कोई लड़की मैच्योर ना हो, और हो सकता है कि 10 साल की 12 साल की एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाए, मुमकिन है। हम इसलिए एज नहीं तय करते, हम ये देखते हैं कि ये इंडिविजुअल मसला है। हर बच्चे को देखना पड़ेगा कि अब वो बच्चा रहा या नहीं, और ये कौन तय करेगा? ये पेरेंट्स तय करेंगे, उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसको परवान चढ़ाया है, ना कि गवर्नमेंट कह दे कि जी भी 18 साल उम्र में ये मैच्योर हो गया, लिहाजा आप जो मर्जी ये करते फिरे। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा हो सकता है 18 साल की उम्र में मैच्योर ना हो, उसकी वो समझ अकल काम उस तरह ना करती हो। आप कहते हैं कि हमें मान लेना चाहिए, मैं तो स्टैंडर्ड को नहीं मानता हूं। आप मानते हैं, अब आप इस आजादी को अपने बच्चों को क्यों नहीं तब्लीग करते कि भाई मैं तो करता सोसाइटी ने तय किया है, आप क्यों इसमें शर्मा क्यों रहे हैं? आप तो कहते हैं आपके नजदीक लज्जा नाम की चीज कोई नहीं है। तो देखिए मेरे देखिए नजदीक देखिए, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है। जब हम बात करते हैं तो फिर उसे हम हाइट पे ले जाके बात करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप तो अपने बच्चों को पिंजरे में डाल के जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मेरे शब्द कड़वे हो जाएंगे। जैसे कि आपने लज्जा की बजाय बेशर्म इस तरह के शब्द जोड़ के थोड़े से कड़वे कर देते हो बात को। अभी आपने शायद लास्ट टू लास्ट स्ट्रीम में एक बात पूछी थी कि क्यों नहीं लोग आते आपकी स्ट्रीम में, सनातनी क्यों नहीं आते, शायद इसी कड़वाहट से। प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, फ्रेंडली बात कर रहे हैं कि हम कड़वे हो जाते हैं। अगर हम कड़वे नहीं होंगे तो शायद अपनी बात रख भी पाएंगे, या हमारी बात ऐसी है जिसमें हमें कड़वा होना ही पड़ेगा। हम बिना कड़वे हुए बात कर सकते हैं। देखिए, आज के मेरा एक मुआशरा है जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी एक सोसाइटी है, मैं जिस भी स्टेट में रहता हूँ, मैं कैपिटल में रहता हूँ या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को एक टाइम तक सिखा सकता हूँ। अगर उसके बाद सिखाने की कोशिश करूंगा तो मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सिर्फ बेटी की बात नहीं करता, बेटे को कितना सिखाएंगे, कहाँ तक सिखाएंगे? कभी तो उसकी शादी करेंगे, कभी तो वो खुद मुख्तियार होगा, या वो उसको उसके ऊपर हम हमेशा ही काबिज रहेंगे क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए उसे हमारी सुननी ही पड़ेगी, भले सही गलत कुछ भी है। और आपने अपने शब्दों में कहा है कि कुछ जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लेट मैच्योर होते हैं। माँ बाप के लिए तो वो हमेशा ही बच्चे रहेंगे। माँ बाप कब मानते हैं कि बच्चे मैच्योर हो गए हैं? अब आपकी बारी। जी बहुत शुक्रिया, और बड़ी माजरत के साथ और बड़े एहतराम के साथ आपने मेरे शब्दों को कड़वा कहा और क्रिटिसाइज़ किया। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लूँ, उसके बाद मैं इन शब्दों का उपयोग ना करूँ। आपकी ये बात नाजायज़ है और गलत है कि एक बंदा ये कहे कि मैं संविधान को मानता हूँ, इन नियमों को मानता हूँ, और इस नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक लड़की मैच्योर होने के बाद अपने कंसेंट से कहीं भी जाना चाहे चली जाए, और अली रजा इस बात को नकल कर दे तो ये बात कड़वी लगती है आपको। आप कहते हैं ये कड़वी है। लेकिन अगर आप उसमें अगर ये जोड़ दिया जाए कि वो 10 लोगों से जाके सो जाए तो वो थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। मैं मजीद चुप कर जाता हूँ अगर आप बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम देखिए अब मजा आ रहा है। अब पिछली बार हमारी जी थोड़े से आर्गुमेंट हो रहे हैं तो इजाजत दें जी, शुक्रिया, इजाजत दें। देखें, अगर तो संविधान ने कोई पाबंदी लगाई है 50 तक, 200 तक, तो फिर तो आप कह दें, और अगर नहीं लगाई तो फिर मुझे राइट है ना। आप कहते हैं कोई सीमा होनी चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए, आप कहते हैं नहीं जी, हमारे घर की बहन बेटी अगर बालिग होती है तो वो 5 साल तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो चलो मैं कम कर लूंगा, ये ठीक है भाई, मर्जी की बात है ना। एक महिला एक दिन में 50 लोगों के पास तो नहीं जा सकती है ना, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आप ये कहें कि ये 50 की फिगर मैंने कही ही क्यों है, ये ज्यादा हो गई है, तो भाई पाबंदी तो कहीं पर संविधान में नहीं है, और ये शब्द कड़वा नहीं है। मेरे नजदीक ये चीज बेशर्मी है, और हमें इस चीज से अपने बच्चों को बचाना चाहिए, इससे सिस्टम खराब होता है। अगर आपको लगता है कि ये शब्द कड़वे हैं, तो ये बात जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है वो कितने कड़वे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को कबूल तो कर लिया है, लेकिन यही बात जब उनके सामने रखी जाती है, उनकी फैमिली के बारे में की जाती है, उन्हें तब कड़वाहट महसूस होती है। अदरवाइज वो बड़ी इसको डिफेंड कर रहे होते हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक है। जब ठीक के ऊपर बात की जाए तो कड़वा लगने लगता है। इस आपके सेंटिमेंट की या इस बात की या उन लोगों की बात की जो सनातनी है, और आप कह रहे हैं कि जी वो फिर इस वजह से नहीं आते। अगर इस वजह से नहीं आते कि उनसे सच नहीं सुना जाता, ना आए, फिर ऐसी आइडियोलॉजी को भी ना माने जो इतनी कड़वी लगती है कि आपके मुंह के ऊपर अगर उसको आपकी फैमिली पे अप्लाई किया जाए तो आपको शर्म आती है, या आपको लगता है कि ये बड़ी बुरी बात है और ये बड़ी कड़वी बात है। तो ऐसी कड़वी और ऐसी बात को फिर तस्लीम भी ना करें, आइडियोलॉजी भी ना माने।
मैंने अपनी आइडियोलॉजी को बांगे दोहल कहा, आपने कहा आप अपने बच्चों को पिंजरे में रख रहे हैं। जी, अगर आपको ये पिंजरा लगता है, मैं ये समझता हूं कि इंसान के लिए जब तक नियम कानून और कायदे ना हो वो जानवर होता है, वो जानवर होता है, और जानवर किसी को भी नुकसान दे सकता है। अगर नियमों को आप समझते हैं कि ये नियम और कानून कायदे पिंजरा हैं, तो ये तो हर सोसाइटी में है। क्या इंडिया बगैर संविधान, बगैर इस पिंजरे के, बगैर कवानीन के चल रहा है? अगर ये पिंजरा, आप इस्लाम को कह रहे हैं कि पिंजरा है, तो फिर ये संविधान भी पिंजरा है, क्योंकि उसके अंदर भी रोक टोक है, उसके अंदर भी लिमिट्स हैं किसी काम को करने की, ना करने की। आज स्वामी जी आप जल्दी में हैं। नहीं, जल्दी में नहीं हूँ। मैं आपकी जब बातें सुनता हूँ दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, और आदमी जब किसी की सुन रहा होता है ना तो अपनी बोलने के इंतजार में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो नहीं पा रहा। तो मैं ये लिख लिया करें ना, साथ साथ लिख लिया करें, तो इस तरह आपका चलिए, अब होता क्या है कि आमतौर पे हम जब किसी नजूमी के पास या किसी ज्योतिष के पास जाते हैं ना, तो वो हाथ दे के बताता है कि आपका ना एक से अधिक रिश्ता होगा, एक से अधिक संबंध बनेगा। ये है मीठी बात। अगर वो आपसे कहे कि आप 25-30 के साथ संबंध बनाएंगे तो बात कड़वी हो जाएगी। एक से अधिक मीठी शब्द है। और उसमें एक कहानी भी छोटी सी है कि एक ज्योतिषी राजा के पास गया, उसने, राजा ने पूछा भी मैं कितना जीऊंगा, तो उसने बोला कि अब तुम्हारे सामने तुम्हारे घर वाले सारे मर जाएंगे। उसने उसको उठा के जेल में भेज दिया। फिर दूसरे को बुलाया, उसने बोला महाराज आप अपने परिवार में सबसे लंबे जिएंगे, सबसे आखिर में मरेंगे। वो खुश हो गया। बात वही कही जा रही है, लेकिन अगर अंदाज थोड़ा सा प्यारा हो जाए तो मजा आता है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये अली भाई, आप सेंटेंस बोलने से पहले आप ना एग्नोस्टिक साहब से कह लीजिए मैंने ये बोलना है, क्या बोल सकता हूँ? जी देखें स्वामी जी, मैं को चेंज करूंगा। मैं आपका दोस्त बन गया हूँ, इसलिए मुझे आपने ही हक दिया है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, और आपके पास भी वो सारे हकूक हैं कि आप मुझे कुछ कह सकें। आप बिल्कुल ऐसे, तो मैं इसको फ्रेंडली वे में ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि मैं अगर रूल्स को फॉलो करता हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूँ, मैं अपनी नैतिकताओं को फॉलो करता हूँ, वो नैतिकताएं जो मुझे समाज ने दी हैं, और अगर मैं उससे जरा सा बाहर जाता हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस कैसे घोषित हो जाता हूँ, मैं कैसे बन जाता हूँ कि मैं बेशर्म हो गया हूँ। अगर मेरा संबंध किसी एक से हटकर दूसरे से बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैरेक्टरलेस हो गया। अब मेरे को छूट मिल गई कि एक से अधिक का मतलब 50। अच्छा, वही ना मैंने पहले अर्ज की थी कि आप तादाद कम कर लें, मैं कम कर लेता हूँ। चले, मैं 50 नहीं कहता, अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैंने तो हंस के तादाद कम करना, आप तादाद कम कर लीजिए, मेरा ख्याल है ये बेहतर है। यानी कि आप अपने अल्फाज को हंस के पेश करें, शायद स्वामी साहब को ये ठीक लगे। क्या कहते हैं? कोई बात देखें जुल्फकार भाई, मसला ये है कि गुफ्तगू के अंदाज में बाज दफा इख्तलाफ हो सकता है, और अब मुझे समझ आई कि स्वामी जी ये कह रहे हैं कि यार तादाद तो थोड़ी सी कम कर लो, आपने ना बंदे ज्यादा बढ़ा चले, मैं उनकी सीमा रेखा मैं बना लेता हूँ, 2-3 कर लेते हैं। मैं ये फिर भी ये कहता हूँ, पता क्या बात है स्वामी जी, आप मेरी बात को ओवरऑल नहीं समझे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इसको बेशर्मी क्यों कहता हूँ। शर्म दरअसल क्या है स्वामी जी, आप किसको समझते हैं कि शर्म दरअसल किस चीज का नाम है? आप शर्म को लेते हैं धार्मिक कानून के हिसाब से, धार्मिक पैरामीटर के हिसाब से। मैं शर्म को लेता हूं कि जहां पर आपको नजर नीची ना करनी पड़े। अब एक व्यक्ति, एक लड़की जो अपने घर से निकली है, उसको 10, 25, 50 लोग देख रहे हैं। क्या उसके लिबास के कारण देख रहे हैं, या उसको देखना ही चाहते हैं इसलिए देख रहे हैं? हम 20, 25, 50 लोगों को कुछ नहीं कहते कि जो उसको गंदी नजर से देख रहे हैं। हम उस एक लड़की को कहते हैं कि तू हिजाब में आ या ढंग के कपड़ों में आ, तुझे वो नहीं देखेंगे। अगर वो हिजाब में भी है तो भी देखते हैं। तो ये तो हमारी आदमियों की जहनियत ही ऐसी है कि उन्हें लड़की को देखना ही देखना है। लेकिन हमारे जो कानून है वो ये कहते हैं कि नजर उठा के नहीं देखना है। हम पहली ही शर्त नहीं मान रहे, उसके बाद हम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने। वो हमने देख कैसे लिया जब तक नजर उठा के नहीं देखा हमने? तो पहला कानून तो हमने खुद ने तोड़ा है ना। अगर हांडी का मुंह खुला तो कुत्ते को शर्म करनी चाहिए ना, बात यहाँ है। देखें जी, हांडी का मुंह भी तो खुला नहीं ना छोड़ना चाहिए। अगर हांडी खुली होगी तो कुत्ता तो फिर मुंह मार ही लेगा। सेकंड में आता है, जब तक आप उठा के नजर स्वामी जी मिसाल दे के फंस गए मिसाल दे के फंस गए।
कुत्ते को इतनी समझ नहीं होती कि हांडी का मुंह खुला हुआ तो मैं शर्म कर लूं। कुत्ते को नहीं शर्म आती, उसको खाना चाहिए होता है, वो चाट लेगा हांडी को। उस पैरामीटर में फिर जो भी आता है उसे हम उसी कैटेगरी में माने कि तू साले कुत्ता इसलिए उठा के देख रहा हूँ इधर। जी देखें, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जो बात आपने कही है जी जी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि आपकी जानिब से हुई है, मुझे समझने में आपने गलती की है। इस्लाम का खास तौर पे ये बात है कि मर्दों को चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। पहले मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, और इसका कतन मतलब ये नहीं है कि अगर मतलब हिंदू समाज है, देखें आप अपनी अपनी रीति है, अगर आप अपनी रीतियों को, हालांकि हिंदू समाज के अंदर भी ये घूंघट की बात है, वो भी यही कहता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, इस्लाम के अंदर भी है, ये रीति तो सबकी थी। अगर कोई कौम उतारना चाहती है तो भाई उतार दे,